बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी जो लॉ ऑफ मास एक्शन है जिसकी कल हमने डिफिनीशन पढ़ी थी और एक्सप्लेनेशन भी थी। तो उस डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन के बाद जो अहम चीज़ है वो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, जिसे अगर आपको याद हो कल ये डिफिनीशन है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको चेक कर लें। लॉ इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये उसका नाम है इस टॉपिक का। तो इसी के रिलेटेड आज हम ये जो एक्सप्लेनेशन हमने की थी उसी की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक जर्नल केमिकल रिएक्शन है। तो जर्नल कहने से मुराद है कि इसकी जगह कोई सा भी रिएक्शन हो सकता है, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो जो रिएक्शन हो वो दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करे, रिवर्स में भी और फॉरवर्ड में भी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये जो इक्वेशन है इसको आप किसी भी रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं इसमें। देखें अब ये जो ए है और ये दूसरा जो है बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं किसके लिए? सी और डी के लिए। तो ये दोनों रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, इस बात पे आप थोड़ा फोकस दें, क्योंकि ये देखें ये जो वर्ड है ना रिएक्टेंट का, ये अब हम यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन is directly proportion to the product of the molar concentration of the reactants। ठीक है, तो उसमें reactants की बात हो रही थी। तो ये A और B जो हैं ये reactant हो गए C और D के लिए, और यही जो C और D हैं ये भी reactant हैं। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? तो असल में तो ये देखें, अगर ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता तो सी और डी जो है ये प्रोडक्ट होते। ठीक है, और प्रोडक्ट हैं भी, लेकिन फिर ये जब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, एरो को आप देख सकते हैं कि ये एरो रिवर्स डायरेक्शन में, तो जब ये रिवर्स डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाता है तो फिर ये सी और डी जो हैं ये भी रिएक्टेंट हो गए, और इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बना है वो है ए और बी। ठीक है, ये जो ए और बी है ना, स्मॉल ए और बी, ये किसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स यूज़ होते हैं, कोफिशिएंट यूज़ होते हैं, ये उनके लिए है। मेन जो फोकस करना है आपने इन कैपिटल पे करना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, इस तरह कैपिटल सी हो गया, कैपिटल डी हो गया। तो अब ये जो ए और बी जो हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये सी और डी बनाएंगे, तो ए और बी रिएक्टेंट हो गए। इसी तरह सी और डी जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये ए और बी को बनाएंगे, इसलिए सी और डी जो है ये भी रिएक्टेंट है इसके लिए। तो इस जनरल रिएक्शन की हम बात कर रहे थे कि इसमें आपके पास जो दो रिएक्टेंट हैं उनके नाम क्या हैं? ए और बी। ठीक है, वो आपस में जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं प्रोडक्ट, जिसके प्रोडक्ट के नाम हैं सी और डी। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ऊपर इसी लाइन में इसी की बात हुई है। अब चूंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास का जिक्र जो है ये लाजमी आता है। ठीक है, एक्टिव मास, इसलिए जो है यहाँ पे हम जो वर्ड जाहिर कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं हमारे पास, ये देखें ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जो है ये इसके ए के इर्द गिर्द जो ब्रैकेट है ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर करेगी। अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्टिव मास आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ब्रैकेट ए। ठीक है, इसी तरह एक्टिव मास आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज बी, और एक्टिव मास आर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इज ब्रैकेट सी,
और एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी इज अ ब्रैकेट डी। तो इन ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको आगे जाके इक्वेशंस में यूज़ करेंगे। तो पहले आप इन ब्रैकेट के अंदर जो लेटर्स हैं ब्रैकेट के साथ आप इनको याद करें कि इनका मतलब क्या होगा, ठीक है। आगे जब रिएक्शन में हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यूज़ करने वाले हैं तो उसमें आप ये देखें, ये अगेन यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म बनाती हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, इसलिए ये जो स्लाइड है इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, ये हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए। तो पहली जो बात है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में वो क्या है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ए एंड बी। यानी इसको अगर मैथमेटिकली कहें ना, जो ऊपर सेंटेंस जो इंग्लिश में था उसको मैथमेटिक्स की ज़ुबान में अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है ना कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को जो है उसको शो कर दिया है आर फॉरवर्ड से, ठीक है, आर और साथ इसमें लिखा है ना फॉरवर्ड। तो ये आर फॉरवर्ड जो है इसको हम स्मॉल लेटर से अगर इसके साथ एफ लिख लें, स्मॉल एफ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, एंड दिस रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो साइन आ गया यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ गया। अब ये किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से थे, अब देखें ना ये इक्वेशन में ए और बी जो हैं ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन। तो देखें ए और बी जो है आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया किसके, ए और बी के प्रोडक्ट के, और ए और बी जो है ये रिएक्टेंट हैं। तो मतलब क्या, अगर सिंपल अल्फाज में कहें कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर इन ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ये अगर इंक्रीज होगा तो इसी तरह हम ये देखें, इसको अगर हम आर एफ के लिख लें, क्योंकि आर फॉरवर्ड की जगह ये ज़्यादा लेटर्स हैं तो इसमें आर एफ को ले लिया गया है, और आगे इक्वेशन में भी इसी सिंबल को यूज़ करेंगे। तो अगर हम आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लें ए और बी के जो प्रोडक्ट हैं, तो ये ऊपर की तरह ही है ये इक्वेशन, दोनों लाइनें सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ आर के साथ छोटा एफ लिख दिया गया है, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखें कि ये आर एफ, क्योंकि जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, ये जब हटता है तो इसकी जगह ले लेती है कौन, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे के एफ जो होगा ये क्या होगा, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट ए एंड बी के प्रोडक्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखेंगे। तो इसमें आप देखें कि इन इक्वेशन ए के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो के एफ का नाम क्या है, ये इसका नाम है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है बच्चे। ये एक साइड का हो गया, क्योंकि आपको पता है ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्स रिएक्शन होता है, बार बार इस पे हम बात कर चुके हैं। तो बच्चे अगर ऊपर जो रिएक्शन दिया गया है, जो पॉइंट बयान हुए हैं, उसकी समझ नहीं आई या डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, तो ये दूसरा पॉइंट भी उसी की तरह है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है और इसमें रिवर्स रिएक्शन की। तो जब रिवर्स रिएक्शन की बात होगी तो उसमें ए और बी यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके बजाय हम यूज़ करेंगे सी एंड डी को, क्योंकि आप रिएक्शन में देखें ये जो सी और डी है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जो है ये मूव कर रहे हैं, इस तरह ये एरो है। और ये ए और बी जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे ना, तो इसलिए ये इसकी बात, ए और बी की बात फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, जबकि सी और डी की जो बात होगी वो रिवर्स में। बाकी सेम है दोनों में जो चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि रेट ऑफ द रिवर्स
reaction is directly proportion to the product of the reactant C और D। तो C और D जो है ये अब रिएक्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप देखें ना इक्वेशन को, इक्वेशन फार रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर C और D जो हैं ये फिर प्रोडक्ट नहीं होंगे बल्कि ये रिएक्टेंट होंगे, क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे तो तब जाके ये A और B को बनाएंगे। ठीक है, तो यही बात जो है ऊपर जैसे थी ना, फॉरवर्ड के लिए था, यहाँ पे रिवर्स के लिए आ गया। अब रिवर्स ये पूरा वर्ड हम नहीं लिखते हैं बल्कि उसकी जगह हम छोटा R लगा देते हैं। तो R will represent what? It will represent the reaction in the reverse direction। ठीक है, और ये कैपिटल R का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेट। सो इससे बन जाता है क्या? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और ऊपर वाले से बन गया था रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अब रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट C एंड D। तो C और D जो है इनके जो है प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब देखें फिर यहाँ पे ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का जो ये साइन है, ये इसको हम हटाने से क्या लगाएंगे? इज इक्वल टू, और साथ में लग जाएगा KR। तो K जो है ये अभी आपको मैंने बताया ना, ऊपर की ये लाइन में देखें, इसका नाम है रेट कांस्टेंट फॉर क्या, कौन सा रिएक्शन था? फॉरवर्ड। जबकि ये है रेट कांस्टेंट, तो दोनों रेट कांस्टेंट हैं। ठीक है, और लेकिन ये कौन से रिएक्शन की बात हम कर रहे थे? रिवर्स रिएक्शन की। तो ये रेट कांस्टेंट हो गया रिवर्स रिएक्शन के लिए, जबकि ऊपर वाला जो था वो रेट कांस्टेंट था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो इक्वेशन मिल गए, ये एक इक्वेशन A और दूसरा जो मिला वो है इक्वेशन B। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं ये हमें मिले हैं। अब इसके साथ आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसका मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे अब बात करेंगे इसकी, तो तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ है ये दो स्टेप की बात हो गई। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उसकी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रिएक्टेंट A एंड B, और रिवर्स जो रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द रिएक्टेंट, लेकिन A और B नहीं, C एंड D। तो ये दो बातें यहाँ पे कही गई हैं। अब आगे स्लाइड में आप देखें कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है ना, आपको पता है जब इक्विलिब्रियम में एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है तो क्या होता है, क्या कंडीशन बनती है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ये अभी हमने कैलकुलेट किया, ये वाला ये जो है ये इक्वेशन, रेट ऑफ द फॉरवर्ड जो A है, इक्वेशन नंबर कौन सा? A। ठीक है, तो ये उसका वो था, इक्वेशन था। अब तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट बच्चे? रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब इनको हम कंबाइन कर देंगे, किन को? इक्वेशन A को और इक्वेशन B को। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखें इक्वेशन A में हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन था और इक्वेशन B में आपके पास था रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। तो इसलिए RF और RR लिख दिया। और दूसरा अगर हम ये RF किसके इक्वल होता है? KF A एंड B। तो ये देखें ये RF, ये जो इक्वेशन A आया है इसमें RF किसके इक्वल है? KF A एंड B। इसलिए जो ये हमारे पास ये इक्वेशन बना ना, ये वाला, ये कहाँ से आया बच्चे? ये आया ऊपर से ही, क्योंकि RF जो है वो इसके इक्वल है, इक्वेशन A के, ये वही इक्वेशन A है। और इसी तरह ये जो RR है ये क्या है? ये आपके पास इक्वल है KR। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द C एंड D। तो ये आपके पास आ गया इक्वेशन A से ऊपर जो इक्वेशन सॉल्व हुआ। नहीं हुआ किसी को क्लियर तो वो पीछे फिर इसको देख ले रिवाइंड करके। तो ये इक्वेशन A से आया है, जबकि ये जो है ये कहाँ से आया है बच्चे? ये आया है इक्वेशन B से। तो A और B को
आपस में क्या कर दिया गया है, इक्वल, क्योंकि कौन सी कंडीशन चल रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो रेट हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के और रिवर्स डायरेक्शन के, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, लाजमी बात है। तो इन दोनों को जब इक्वल साइन से हम जोड़ दें आपस में इन दोनों रिएक्शंस को, तो आपके पास जो हासिल होगा दैट विल बी द इक्वेशन नंबर सी। अब ये इक्वेशन नंबर सी जो है ये आपके पास है असल क्या, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसको आपने डिराइव करना होगा स्टेप बाय स्टेप। पहले फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स रिएक्शन की बात करेंगे। तो इन दोनों से जो इक्वेशन आ जाएंगे उनको आपस में कंबाइन कर देंगे, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के। तो इस तरह इस सी इक्वेशन से ये क्लियर हो गया। क्या चीज़ क्लियर हो गई, ये वाली बात, ये जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वाली बात क्लियर हो गई कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और यही कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, या इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ एक्टिव मास। ठीक है, कि जब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोलर कंसंट्रेशन के। किस चीज़ के मोलर कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के। तो रिएक्टेंट्स जितना उनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही इस जो रिएक्शन है इसकी स्पीड फास्ट होगी, और जितनी इसकी मोलर कंसंट्रेशन कम होगी उतनी इसकी जो स्पीड है या रेट है तो वो कम होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सब? अगर नहीं हुआ तो आप जो है ना मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इसका क्या मतलब है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस पर एक दूसरी वीडियो बना लूँ अगर ज़्यादा कमेंट हुए तो लेकिन इसको समझना है आपने। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज़, अंटिल देन।